मित्रों नमस्कार। भाषा विज्ञान का आज सेकंड वीडियो है और हम लोगों ने एक वीडियो कंप्लीट कर लिया था। उसमें 25 प्रश्न थे। साथियों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसकी पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो निश्चित रूप से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बहुत तगड़े प्रश्न है, इससे बाहर कोई प्रश्न जाने वाला नहीं है अगर आप लोगों ने इन प्रश्नों को भी ढंग से कर लिया तो। मित्रों देखिएगा मित्रों, इसमें 25 नंबर का प्रश्न था जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास इनमें से किन तीन शाखाओं में हुआ है। ये प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था, तो इस प्रश्न का आंसर अपन लोगों को मिल गया था। ए आंसर था सोरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री। इन तीन शाखाओं में इसमें मिलता है। अब इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री इन तीन शाखाओं में मिलता है। अगली बात है, भारतीय आर्य भाषाओं के कालक्रम को मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा जाता है। भारतीय आर्य भाषाओं के कालक्रम को मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो काल है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक रहा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल जो है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक रहा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो काल है वो 1000 ईस्वी से अब तक रहा है। अब देखिएगा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में तीन भाषाएं विकसित हुई हैं। पहली भाषा थी पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। कौन से काल में? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में। तो पाली भाषा जो है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक रही। प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रही और अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रही है मित्रों। इसके बाद में है, उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूपांतरण प्रचलित थे जिनसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालांतर में विकास हुआ। ये कौन कौन से थे? शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती निकली। फिर पैशासी अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी। कश अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया निकले हैं साथियों। इस तरह से उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूपांतरण प्रचलित थे जिनसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालांतर में विकास हुआ है। और ये 7 अपभ्रंश यहाँ दिए गए हैं साथियों। प्राकृत भाषा के 5 प्रमुख भेद थे, वो कौन कौन से थे? शौरसेनी प्राकृत, पैशासी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत और अर्धमागधी और मागधी प्राकृत रही है मित्रों। ठीक है। अगला प्रश्न है 26 नंबर का। देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह चिन्ह है। मूल लिपि चिन्ह कितने माने जाते हैं? 45 माने गए हैं। देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह जो है 45 माने गए। साथियों इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा ये मुझे कंफ्यूज लग रहा है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से 4वीं या 5वीं सदी में गुप्त लिपि तक, गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई है। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि एक भारतीय लिपि जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कुल 52 अक्षर है जिसमें 13 तो स्वर और 39 व्यंजन माने गए हैं, ऐसा माना जाता है। देवनागरी लिपि की बात कर रहे हैं। देवनागरी लिपि एक अक्षरिक लिपि मानी जाती है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का वर्ण क्रम वैज्ञानिक है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है। देवनागरी की पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसे शिरोरेखा भी कहा जाता है। थोड़ा सा इस प्रश्न को देख लेना, मुझे कंफ्यूज है इसमें। 27 नंबर का प्रश्न है, खड़ी बोली का एक नाम यह भी है। क्या नाम है? कोरवी। खड़ी बोली को हम लोग कोरवी नाम से भी जानते हैं। और ये कोरवी जो नाम है खड़ी बोली का वो राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा दिया गया था। यह शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली मानी जाती है। कौन सी? कोरवी। ठीक है। हरियाणवी, दक्खनी,
ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी की अन्य बोलियां हैं। हरियाणवी, दक्खनी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये किसकी है? पश्चिमी हिंदी की अन्य उपबोलियां मानी जाती है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा का मुख्य केंद्र क्या है? तो अवधी भाषा का जो मुख्य केंद्र है, सबको पता है कि अवधी सबसे ज्यादा अयोध्या या अवध में बोली ही जाएगी। यही सबसे मुख्य केंद्र माना जाता है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अर्धमागधी अपभ्रंश की अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी की उपभाषा मानी गई है। याद रख लीजिएगा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी की उपबोलियां मानी जाती हैं। मित्रों बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न यहाँ से बढ़िया नहीं है, लेकिन यहाँ से बहुत बढ़िया है। देखो, अवधी भाषा का मुख्य केंद्र अयोध्या या अवध तो है, ये तो 100% आपको याद रह जाएगा। लेकिन सबसे मेन बात ये है कि अवधी जो है, बघेली जो है, छत्तीसगढ़ी जो है, वो किस अपभ्रंश की बोली है? अर्धमागधी अपभ्रंश की। और अर्धमागधी अपभ्रंश में भी पूर्वी हिंदी की उपभाषा मानी जाती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी को। ये इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। साथियों 29 नंबर का प्रश्न है, देवनागरी लिपि को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, मिलता नहीं है बहुत बार। देवनागरी लिपि को कहा जाता है लोकनागरी लिपि कहा जाता है। ठीक है, देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी को प्राय नागरी, नागर, देवनागर भी कहा गया है। नागरी लिपि को लोकनागरी नाम का जो श्रेय है वो आचार्य विनोबा भावे ने दिया था। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4 से 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई है। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ। और देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट ने 7वीं और 8वीं सदी ईस्वी के एक शिलालेख में किया था। मित्रों ये तगड़ी बात है, देवनागरी का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो गुजरात के राजा जय भट्ट के द्वारा 7वीं 8वीं सदी में किया था, एक शिलालेख में। अगला प्रश्न आता है 30 नंबर का, विभाषा का क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। विभाषा का जो क्षेत्र किससे? बोली से। विभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत होता है, ये आपको याद रखना है। विभाषा का क्षेत्र भाषा से कम व्यापक और बोली से अधिक विस्तृत होता है। एक प्रदेश में अथवा प्रदेश के भाग में सामान्य बोलचाल, साहित्य आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को विभाषा कहते हैं। इसे क्षेत्रीय भाषा भी कहा जाता है। 31 नंबर का प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया था? वैदिक आर्यों के द्वारा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग शुरू किया गया था। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? वैदिक आर्यों के द्वारा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग शुरू किया गया था। 32 नंबर का प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता क्या रही है? देवनागरी लिपि की विशेषता है वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप रही है। ये देवनागरी लिपि की बिल्कुल विशेषता है, वर्णमाला जो है ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप रही है। ये अच्छी विशेषता इसकी है। देवनागरी लिपि की विशेषता यह है कि जो वर्णमाला है ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजनों को क्रमबद्ध रूप में लिखा गया है। पहले स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजन आते हैं, अंत में संयुक्त व्यंजन आते हैं, श त्रज्ञ श्र आते हैं। अगला प्रश्न है, भोजपुरी का मुख्य केंद्र क्या माना जाता है? भोजपुरी का मुख्य केंद्र भोजपुर को ही माना जाता है। यह आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिहार का एक छोटा सा इलाका है भोजपुर, जिसके आधार पर इसका नामकरण हुआ। भोजपुरी मगही मैथिली मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बिहारी हिंदी उपभाषा की प्रमुख बोलियां हैं। भोजपुरी मुख्य रूप से भोजपुर, शाहबाद, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया और बनारस में बोली जाने वाली भाषा है। 34 नंबर का प्रश्न है, भारत की ज्यादातर लिपियां किस लिपि से निकली हैं? तो ब्राह्मी लिपि से निकली है साथियों। भारत की ज्यादातर लिपियां किस लिपि से निकली हैं? ब्राह्मी लिपि से निकली है, याद हो जाएगा आप लोगों को। भारत की ज्यादातर लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। दाएं से बाएं लिखी जाने वाली खरोष्टी लिपि तथा बाएं से दाएं लिखे जाने वाली ब्राह्मी लिपि का प्रचलन है, जिसमें खरोष्टी लिपि का क्षेत्र अत्यंत सीमित है। ये पंजाब और कश्मीर में ही है। खरोष्टी लिपि जो है पंजाब और कश्मीर में ही लिखी जाती है।
35 नंबर का प्रश्न है, किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? वो है देवनागरी लिपि। इसमें एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित किया गया है। 36 नंबर का प्रश्न है, वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति क्या है? वो है लिपि। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति क्या है? वो है लिपि। ठीक है, याद हो जाएगा। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति क्या है? लिपि है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं मित्रों? लिपि कहते हैं। याद करने में कोई समस्या नहीं है, ज्यादा कोई भारी प्रश्न नहीं है। 37 नंबर का प्रश्न है, हिंदी शब्द मूलतः क्या है? हिंदी शब्द मूलतः पारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो शब्द है ना, केवल केवल हिंदी शब्द, ये पारसी भाषा का शब्द माना जाता है। ये बात भी आप लोगों को याद रख लेनी है। 38 नंबर का प्रश्न है कि भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी मानी जाती है। लिपि की जो भूमिका है, इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लिपि की जो भूमिका है मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी मानी जाती है। ठीक है, लिपि की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, 39 नंबर का प्रश्न है, उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? वो है 17 बोलियां। उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? 17 बोलियां आती हैं। अब इनको हम लोग कहीं ना कहीं इनकी संख्या 18 भी मानी जाती है, कहीं ना कहीं इनकी संख्या 18 भी मानी जाती है साथियों। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों में 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहते हैं। इन उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी की 17 बोलियां आती हैं। वो है कोरवी, हरियाणवी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, कुमाऊनी, गढ़वाली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इस तरह से 17 बोलियां आती है साथियों। उपभाषाओं के अंतर्गत 5 वर्गों में बांटा गया है और ये 17 बोलियां, लेकिन कहीं कहीं 18 भी आ जाता है, लेकिन 17 ही राइट माना गया है बोर्ड के द्वारा, डीएसएसपी के द्वारा। हिंदी भाषा की आदि जननी किसको माना जाता है? संस्कृत को माना जाता है। ठीक है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से हुई है, अपभ्रंश तक पहुंचती है। ये कैसे सीरीज चली? संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश, इस तरह से है ये। फिर अपभ्रंश से अवट से गुजराती हुई प्राचीन प्रारंभ में हिंदी का रूप लेती है। विशुद्ध हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ जो है अपभ्रंश से ही माना जाता है मित्रों। 41 नंबर का प्रश्न है, हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? 6000 भाषाओं में से एक मानी जाती है। दुनिया में एक अनुमान के मुताबिक 6800 के करीब भाषाएं मानी गई है। कितनी? 6800 के करीब भाषाएं मानी गई है, जिनमें से हिंदी भी एक है। अतः विकल्प यहाँ 6000 माना जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि जो साथियों बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। किधर लिखी जाती है? बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, याद रख लेना। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास 9वीं सदी में ब्राह्मी लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि का पहला प्रयोग गुजरात राज्य में मिलता है और पहला शिलालेख गुजरात नरेश जयभट्ट ने 7वीं 8वीं सदी में एक शिलालेख में करवाया था। भारत की संविधान सभा ने 9 सितंबर 1949 को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान करी थी मित्रों। ये बात आपको याद, 9 सितंबर 1949 को। 43 नंबर का प्रश्न है, कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? जो कार्यालय हिंदी की भाषा है वो अभिधात्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक होनी चाहिए। कहने का मतलब बिल्कुल सरल होनी चाहिए, हर किसी को समझ में आ जाए। कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। अभिधात्मक भाषा का तात्पर्य है अभिधा मूलक भाषा होनी चाहिए। जो लिखा गया है उसका वही अर्थ निकलना चाहिए, किसी शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए
ऐसा होना चाहिए। शब्द को सुनते ही या पढ़ते ही श्रोता या पाठक जो है उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध से ग्रहण करे, ऐसा होना चाहिए मित्रों। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो सही कालक्रम है वो क्या है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ये मध्यकालीन आर्य भाषा का कालक्रम है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। वैदिक संस्कृत 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। इसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं रही। इस तरह से ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। 45 नंबर का प्रश्न है, नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? सबको पता है, देव लिपि भी इसको यानी कि नंदी नंदी नागरी लिपि भी कहते हैं इसको। तो नागरी लिपि को नंदी नागरी लिपि भी कहा जाता है। प्लीज आप याद रख लीजिएगा ये, ठीक है ना, नंदी नागरी लिपि इसको कहा जाता है। ठीक है। नागरी लिपि परिषद की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। नागरी लिपि परिषद की स्थापना 1975 में नई दिल्ली में की गई थी। नंदी नागरी नागरी लिपि की दक्षिणी शैली है। नंदी नागरी में लिखित शिलालेख और पांडुलिपियां दक्षिण भारत के पश्चिमी भागों में पाई गई हैं। इसी कारण नंदी नागरी को नागरी की दक्षिणी शैली भी कहते हैं। मध्वाचार्य की कुछ पांडुलिपियां नंदी नागरी में ही लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है 46 नंबर का, भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा था? भोजपुर किस गांव के आधार पर पड़ा था? भोजपुर गांव के आधार पर पड़ा था साथियों। 47 नंबर का प्रश्न है, पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी जो पहाड़ी है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ये पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत ही आती है। किसके अंतर्गत? पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत ही आती है मित्रों। ठीक है। पश्चिमी पहाड़ी पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। पहाड़ी उपभाषा जो है कश, पेशा से अपभ्रंश दोनों से विकसित मानी जाती है। 48 नंबर का प्रश्न है, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया है? किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया है? कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा को जो है पिंगल नाम दिया गया है। पिंगल भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा को कहा जाता है। पिंगल किसे कहते हैं? राजस्थानी में ब्रज भाषा मिश्रित है तो उसको हम लोग पिंगल कहते हैं। ठीक है। राजस्थान कॉलेज लेक्चरार में और डीएसएसबी में प्रश्न आया है। और इसके बाद में कहा जाता है, पिंगल शैली में श्रृंगार रस को अधिक महत्व दिया गया है। और डिंगल शैली और पिंगल शैली दोनों ही शैलियों के नाम भाषाओं के नहीं है। ये पृथ्वीराज रासो की रचना डिंगल शैली में की गई थी, याद रख लीजिएगा। ठीक है। 49 नंबर का प्रश्न है, भाषा का जो विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? भाषा का विशिष्ट ज्ञान जो है भाषा विज्ञान ही कराती है। अच्छे से ये तो सबको पता ही है। 50 नंबर का प्रश्न है, भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री प्रचलित भाषा और साहित्य से ग्रहण करता है। कहाँ से करता है? प्रचलित भाषा और साहित्य से ग्रहण करता है, याद रख लीजिएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? ये छत्तीसगढ़ी बोली जो है किस प्रदेश में बोली जाती है? मध्य प्रदेश में बोली जाती है। इनमें से मध्य प्रदेश में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में तो बोली जाती है वैसे। ठीक है। और इसका जो अन्य नाम है वो खलाटाई भी है। खलाटाई तथा लरिया, खलाटाई तथा लरिया भी छत्तीसगढ़ी को कहते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेतों हेतु भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति। ये तो सिंपल सा प्रश्न था। लास्ट प्रश्न जो है 53 नंबर का, जो आपसे पूछता हूँ आज के वीडियो का, भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके मुझे दीजिएगा।
कि 53 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है। निश्चित रूप से मेरे हिसाब से प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे मित्रों, और अच्छे लगे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। यार शेयर जरूर किया करो मित्रों, यार थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, वीडियो पूरा देखा करो। अच्छे प्रश्न है यार। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।